प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं निशानंद कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल दसुआ की तरफ से एक बार फिर आप सबका हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, मुझे पूरी आशा है कि आप सब अपने अपने परिवार के सदस्यों के साथ स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे। तो अपने आज के विषय की ओर आगे बढ़ने से पहले हम पिछले कक्षा में जो हमने काम किया होता है हम उसकी दोहराई करते हैं। तो चलिए बच्चों, बताओ पिछली कक्षा में हमने क्या किया था। जी हाँ, हमने एक कविता की थी, बिहारी के दोहे। बिहारी के दोहे जो कविता है वो हमने उसकी व्याख्या भी की, उसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर भी किए, और अभ्यास के प्रश्नों के अतिरिक्त मैंने आपको उस कविता के अतिरिक्त प्रश्न भी करवाए हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब बच्चों ने वो कविता, अभ्यास के प्रश्न और अतिरिक्त प्रश्न जो है वो अच्छे से कर लिए होंगे, और आपने लिखित कार्य, अपना रिटन वर्क भी अपनी अपनी नोटबुक पर कर लिया होगा। तो चलिए बच्चों, आज का हमारा जो विषय है वो आपकी स्पर्श पुस्तक का पाठ नहीं है, बल्कि आपकी जो दूसरी पुस्तक है संचयन, उसका अंतिम जो पाठ है आज हम वो करेंगे। तो आपको ये तो पता ही है कि आपके पाठ्यक्रम में आपकी हिंदी की 2 पुस्तकें हैं, एक स्पर्श और दूसरी संचयन। तो संचयन के 3 पाठ हैं, जिनमें से पहले 2 जो है वो हमने कर लिए हैं। और वो 2 कौन से हैं? उनमें से पहला पाठ जो हमने बहुत अच्छे से किया था वो है हरिहर काका, और ये आपकी ऑनलाइन क्विज में भी आया था। और दूसरा है सपनों के से दिन। ये दोनों पाठ हमने बहुत अच्छे से कर लिए हैं। अब इस पाठ्य पुस्तक का तीसरा और अंतिम पाठ जो आज हम करने जा रहे हैं, आज हम वो पाठ अच्छे से पढ़ेंगे। तो वो पाठ कौन सा है? वो है टोपी शुक्ला। तो बच्चों, अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि इसका जो विषय है टोपी शुक्ला, इसका मतलब क्या है। तो बच्चों, टोपी शुक्ला जो है वो किसी बच्चे का नाम है। तो आज उस टोपी शुक्ला की हम कहानी पढ़ेंगे, उसके परिवार के सदस्यों के बारे में, उसके मित्रों के बारे में इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे। तो आज का हमारा जो विषय है वो है टोपी शुक्ला, और उसके लेखक का नाम है राही मासूम रज़ा। तो सबसे पहले तो इस कहानी का उद्देश्य क्या है हम ये जानेंगे। तो बच्चों, इस कहानी का उद्देश्य है जाति तथा धार्मिक भेदभाव को समाप्त करते हुए मानवीयता के महत्व को समझाना, कि हिंदू मुस्लिम के बीच में जो हम भेदभाव करते हैं उस भेदभाव को समाप्त करना। क्योंकि जब हम किसी में अपनापन या प्यार ढूंढते हैं तो हम सामने वाले का धर्म या जाति नहीं पूछते हैं। यही बातें जो है इस पाठ के माध्यम से समझाई गई हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम पाठ के विषय में थोड़ा सा और जानते हैं। अब हम इस कहानी के मुख्य पात्र कौन कौन से हैं उनकी बात करते हैं। तो इस कहानी में मुख्य पात्र, पहला जो पात्र है वो तो है टोपी शुक्ला, और जो दूसरा मुख्य पात्र है वो है इफ़न। अब ये टोपी शुक्ला और इफ़न है कौन, सबसे पहले हम इसके विषय में जानेंगे। इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वो है टोपी शुक्ला, और उसका जो वास्तविक नाम है वो क्या है? बलभद्र नारायण शुक्ला। और इस कहानी का जो दूसरा मुख्य पात्र है वो है इफ़न, और इफ़न जो है उसका जो वास्तविक नाम है वो है सैयद जरगाम मुर्तज़ा। बच्चों, पाठ आरंभ करने से पहले हम पाठ की रूपरेखा को समझेंगे कि इस पाठ में वास्तव में जो लेखक राही मासूम रज़ा है उन्होंने क्या बताया है। सबसे पहली बात तो आपको ये बताऊं कि राही मासूम रज़ा का ये एक प्रसिद्ध उपन्यास है टोपी शुक्ला। इस उपन्यास के एक अंश के माध्यम से, मतलब ये उपन्यास क्या होता है? नॉवल, और पूरा नॉवल तो बहुत बड़ा होता है। तो इस
इसमें केवल एक अंश को, एक भाग को ही लिया गया है और इस अंश के माध्यम से ये स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार भरे पूरे परिवार में भी एक व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है और अपनेपन की खोज में भटकता है। कथानायक अर्थात जो इस कहानी का हीरो है, टोपी। टोपी को अपनों के रूप में अजीज दोस्त इफ़न, उसकी दादी तथा नौकरानी सीता मिली। टोपी के पिता एक प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर भी वह अपना अकेलापन दूर करने इफ़न के घर जाता है, क्योंकि उसके अकेलेपन को समझने वाला उसके अपने घर में कोई नहीं है। तो ये सब बातें जो हैं इस पाठ के माध्यम से जो लेखक राही मासूम रज़ा है उन्होंने बताने की कोशिश की है। इस पाठ का जो मुख्य पात्र है टोपी शुक्ला, अब हम उसके परिवार के सदस्यों की बात करते हैं। तो उसके परिवार में है कौन कौन? टोपी शुक्ला, उसके माता पिता, उसकी दादी और उसके 2 भाई। एक भाई जो उससे बड़ा है और एक भाई जो उससे छोटा है। तो ये उसके परिवार के सदस्य हैं और जो इफ़न है वो टोपी का दोस्त है। तो चलिए अब हम कहानी का आरंभ करते हैं। वैसे तो बच्चों, इफ़न और टोपी का नाम सुनते ही आपको इस बात का एहसास तो हो गया होगा कि दोनों के धर्म जो हैं वो अलग अलग है। इफ़न जो है वो मुसलमानी परिवार से है और टोपी जो है वो हिंदू परिवार से है, परंतु फिर भी दोनों की आपस में मित्रता है, क्योंकि पाठ के आरंभ में ही बताया गया है कि जब हमें किसी से प्यार या अपनापन मिलता है तो हम सामने वाले की जाति, धर्म या उसके रुतबे के बारे में नहीं सोचते हैं। ऐसा ही कुछ इफ़न और टोपी की मित्रता का संबंध भी है। इफ़न और टोपी में घनिष्ठ मतलब गहरी मित्रता थी। इनकी पहली मुलाकात तब हुई थी जब टोपी 4th कक्षा का छात्र था। टोपी के जीवन की ये पहली मित्रता थी। टोपी आए दिन इफ़न के घर जाता था। टोपी को इफ़न की दादी से गहरा लगाव हो गया था। वे उनके पास बैठकर उनसे कहानियाँ सुना करता था। तो ये हमने अभी इफ़न और टोपी की मित्रता के विषय में पढ़ा। वैसे बच्चों, ये मुख्य रूप से टोपी की कहानी है, लेकिन टोपी जो है वो इफ़न का दोस्त था, इसलिए इफ़न के परिवार के विषय में भी लेखक ने थोड़ा बहुत इसमें बताया है। पहली बात जो ये समझने वाली है वो ये है कि इफ़न और टोपी जो हैं 2 अलग अलग व्यक्ति थे। उसका कारण क्या था? एक हिंदू है तो दूसरा मुस्लिम। दोनों की पारिवारिक परंपराएं भी अलग अलग थी, क्योंकि मुस्लिम परिवार में उनका जीवन और रहन सहन अलग होगा और हिंदू परिवार का जीवन और उनका रहन सहन अलग होगा। इन दोनों की अपने अपने जीवन के विषय में अलग अलग सोच थी। तो बच्चों, टोपी की कहानी शुरू होने से पहले हम इफ़न के विषय में थोड़ा सा जानेंगे। इफ़न के परिवार के सदस्यों के बारे में पहला हम जानेंगे कि इफ़न के परिवार में कौन कौन है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इफ़न का वास्तविक नाम क्या है। उसका नाम है सैयद जरगाम मुर्तज़ा। ये इफ़न तो उसे प्यार से कहते थे। अब इफ़न के दादा और उसके परदादा की बात करते हैं। इफ़न के दादा और परदादा दोनों मौलवी थे। अब मौलवी कौन होते हैं? बच्चों, जो मंदिर होते हैं उसमें पंडित होते हैं, ठीक उसी प्रकार जो मस्जिद या फिर मसीत होती हैं उसमें जो नमाज़ पढ़ते हैं उसे हम कहते हैं मौलवी। तो इफ़न के दादा तथा परदादा मौलवी थे। इफ़न की दादी और परदादी दोनों ही धार्मिक विचारधाराओं वाली महिलाएं थीं। बच्चों, जो इफ़न की दादी थी वो उन पर हिंदू धर्म की विचारधारा का भी पूर्ण रूप से प्रभाव था। एक बार उनके अपने इकलौते पुत्र को जब चेचक निकली, जैसे जो माता निकलती है
तो उसने हिंदू परंपरा के अनुसार एक टांग पर खड़े होकर माता रानी से उसके ठीक होने की प्रार्थना की। बच्चों, इफ़न की दादी जो थी वो पूरब की रहने वाली थी। 9-10 वर्ष की आयु में उनकी शादी हो गई और पूरब से लखनऊ आ गई थी। जब तक जिंदा रही पूर्वी बोली जो थी वो बोलती रही। वह मौलवी की नहीं, पता है किसकी बेटी थी? ज़मींदार की बेटी थी। और ज़मींदारों के घर में तो दूध, घी और दही की कोई कमी नहीं होती। तो अपने परिवार में वो खूब दूध, घी और दही खाती थी, परंतु लखनऊ में इन चीज़ों की कमी महसूस करती थी, क्योंकि उसका मायके का परिवार जो था वो जमींदार परिवार था और वहाँ पर दूध दही की कोई कमी होती नहीं थी। तो हर समय वो अपने पति से इसी बात की शिकायत करती रहती थी और लखनऊ में आकर उसे हमेशा मौलवी बनकर रहना पड़ता था। इफ़न की दादी अपने बेटे की शादी के समय गाने बजाने की जो इच्छाएं थी वो पूरी करना चाहती थी, परंतु मौलवी की पत्नी होने के कारण ये सारी इच्छाएं उसके मन के भीतर ही रह गईं। परंतु जब इफ़न का जन्म हुआ तो उस समय उसने जी भर कर खुशियाँ मनाई। और उसका कारण क्या था? उसका कारण था कि उसके जो दादा थे अब वो नहीं थे, तो उनकी क्या हो चुकी थी? उनकी मृत्यु हो चुकी थी। जो अभी तक तो हमने इफ़न के परिवार के बारे में जाना। तो टोपी और इफ़न आपस में दोस्त थे। तो टोपी अक्सर इफ़न के घर में जाया करता था और टोपी का इफ़न की दादी से गहरा लगाव था। इफ़न को अपनी दादी से भी बहुत प्यार था। जब वह पूर्वी बोली में कहानियाँ सुनाती तो इफ़न और टोपी खुश हो जाते। टोपी को इफ़न की दादी अपनी माँ की तरह ही दिखाई देती थी, जबकि टोपी अपनी दादी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था, क्योंकि टोपी की दादी हमेशा उसे डांटती रहती थी। इसलिए टोपी का प्यार किसके प्रति ज़्यादा था? इफ़न की दादी के प्रति। इफ़न की दादी से वो बहुत ही प्यार किया करता था। उसे अपनापन इफ़न की दादी से ही मिला करता था। तो बच्चों, अब हम टोपी के परिवार पर आते हैं। टोपी शुक्ला के पिता का नाम डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला था और उन्हें नीले तेल वाले कहा जाता था। उनके घर में परंपरागत मतलब ट्रेडिशनल ढंग से खाना खाने की अपेक्षा वो कैसे खाया करते थे? मेज कुर्सी पर ही खाना खाते थे। एक बार खाना खाते समय टोपी ने माँ के स्थान पर अम्मी शब्द का प्रयोग कर दिया और कहा, अम्मी ज़रा बैंगन का भुर्ता। अम्मी शब्द सुनकर सभी खाते खाते रुक गए। तभी टोपी की दादी सुभद्रा देवी बोली, अम्मी शब्द कहाँ से सीखा? टोपी ने जवाब दिया, हम इफ़न से सीखा है। तभी टोपी की माँ राम दुलारी बोल पड़ी, ते कौनो मियाँ के लड़के से दोस्ती कर लेहिले बाइका रे कि तूने किसके लड़के से दोस्ती कर ली है? ये सुनते ही सुभद्रा देवी जो उसकी दादी थी वो आग बबूला होकर कहने लगी, बहू तुमसे कितनी बार कहूँ कि मेरे सामने गंवारों की जुबान ना बोला करो। परंतु उस दिन टोपी के अम्मी शब्द बोलने पर उसकी खूब पिटाई हुई और सभी ने उसको डांटा। परंतु फिर भी जब उसके पिता ने टोपी से इफ़न के विषय में पूछा तब उसने इफ़न के बारे में बताया, परंतु फिर भी उसने इफ़न के घर में जाना आना ना छोड़ा। टोपी के दोनों भाई इस दृश्य का नज़ारा देखते रहे। टोपी ने उस दिन अपने आप को अकेला महसूस किया। अगले दिन स्कूल में टोपी ने इफ़न को सारी घटना बताई। उस दिन टोपी बहुत ही परेशान था। उसने इफ़न के सामने दादी बदलने की इच्छा प्रकट की, लेकिन इफ़न अपनी दादी से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने तुरंत उसके इस जो प्रश्न था, जो उसने कहा था कि क्यों ना हम एक दूसरे से आपस में दादियाँ बदल लें, परंतु इफ़न ने मना कर दिया। इससे टोपी के दिल को ठेस पहुंची। वो तो बच्चे थे बच्चों,
उनको नहीं पता था कि ऐसे हम एक दूसरे की दादियाँ नहीं बदल सकते थे। उसी दिन स्कूल में ये खबर आई कि इफ़न की दादी की मृत्यु हो गई है। तो इससे ये बात सुनते ही उस दिन वह दोनों दोस्त बहुत रोए थे। ख़ास तौर से टोपी को अपना जीवन इफ़न की दादी के बिना अकेला लगने लगा और वह बेचैन रहने लगा। इसका कारण क्या था बच्चों? इसका कारण यही था कि टोपी को जो प्यार और अपनापन अपनी दादी से मिलना चाहिए था, वो प्यार और अपनापन उसे इफ़न की दादी से मिलता था। इसीलिए इफ़न की दादी की मृत्यु के साथ उसे ऐसे लगा कि जैसे वो अकेला रह गया है, तो इसलिए वो अब उदास रहने लगा। इफ़न की दादी की मौत की खबर से वह बहुत उदास तो हो ही गया था। शाम को वो इफ़न के घर गया तो पहले से ज़्यादा लोग वहाँ पर थे, परंतु सन्नाटा उससे भी कहीं ज़्यादा था। एक दादी के ना होने से टोपी के लिए घर बिल्कुल खाली था। टोपी ने एक बार फिर इफ़न से कहा कि कितना अच्छा होता तेरी दादी की जगह मेरी दादी मर गई होती। टोपी को ऐसे लगता था कि उसे उसके घर वाले प्यार नहीं करते। जिस अधूरेपन को भरने के लिए वे इफ़न की दादी का सहारा लेता था, उनके देहांत के बाद उसका जीवन सन्नाटे से भर गया, क्योंकि उसे अब अपना जीवन अकेला लगने लगा था, क्योंकि वो प्यार करने वाली दादी जो नहीं रही थी। टोपी के जीवन में 10 अक्टूबर 1945 के दिन का महत्व। टोपी के जीवन में अधूरापन तब और बढ़ गया जब इफ़न का परिवार मुरादाबाद चला गया। वो मुरादाबाद क्यों चला गया था? क्योंकि इफ़न के पिता की बदली हो गई थी। 10 अक्टूबर 1945 का दिन टोपी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि उसी दिन उसने प्रण लिया था कि वह अब ऐसे किसी लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिता की बदली होती हो। बच्चों, इफ़न के पिता कलेक्टर थे, तो अब तो उनकी बदली हो गई थी और वो मुरादाबाद चले गए थे। उसकी जगह पर उसी घर में जहाँ पर इफ़न रहता था, वहाँ एक नया कलेक्टर आ गया था। टोपी उस घर में जाता तो था, लेकिन नए कलेक्टर के जो बच्चे थे, उसके 3 बच्चे थे। एक का नाम बीलू था, दूसरे का नाम गुड्डू और तीसरे का नाम डब्बू था। वो कलेक्टर के बच्चे टोपी के साथ दोबारा से, जिस प्रकार इफ़न उसके साथ घुल मिल गया था और उसका मित्र बन गया था, वैसे उसके मित्र नहीं बन पाए। तो वो अक्सर उधर जाता था, लेकिन वो अपनापन उसे वहाँ से नहीं मिला। तो बच्चों, इसके पश्चात टोपी के जीवन में क्या हुआ? उसकी दोस्ती हरिनाम सिंह, जो नया कलेक्टर आया था, उसके बच्चों के साथ हुई या नहीं? टोपी ने अपनी पढ़ाई किस प्रकार से जारी रखी? ये सब बातें हम अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपका काम क्या है कि आपने अपनी अपनी पाठ्यपुस्तक से, लेकिन कौन सी पाठ्यपुस्तक? संचयन में से ये जो अंतिम और तीसरा पाठ है, जहाँ तक हमने पढ़ा है, उसको आप ध्यान से पढ़ोगे तथा कहानी को समझने की कोशिश भी करोगे। इस कहानी के मुख्य पात्र कौन कौन से हैं, उनके परिवार में कौन कौन से सदस्य हैं, ये सब बातें आप पाठ्यपुस्तक से ज़रूर पढ़ोगे। तो बच्चों, आज के विषय की समाप्ति हम यहीं पर करते हैं। अगली कक्षा में इस कहानी का आगे का भाग हम पढ़ेंगे कि इस कहानी में आगे क्या हुआ। तब तक के लिए पाठ्यपुस्तकों से ध्यान से इस पाठ को पढ़िएगा। तो तब तक के लिए एक नई कक्षा में हम फिर से मिलेंगे। घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।